हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, अब तक हम लोग अपने अकाउंटिंग की सीरीज़ के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अकाउंटिंग में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर को कंप्लीट किया था एक ही वीडियो में। उम्मीद है सबने देख लिया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जिसने कंप्लीट नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर पहले उस वीडियो को जाकर देखें। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 4 की ओर। हमारी अकाउंटिंग की बुक का ये चैप्टर नंबर 4 है। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दैट इज प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अकाउंटिंग के बेसिस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किस बेस पर अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप वीडियो के एंड तक जा रहे हैं और कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले लिखना भी नहीं है, पहले समझ लो ध्यान से, बाद में एक बार वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेना चाहना या स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो मतलब हम अकाउंटिंग प्रोसेस से मतलब ये है कि हम अपने बुक्स में जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किस स्टेप, मतलब उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे अकाउंट्स बनते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप जो आता है, स्टेप नंबर 1, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। यानी कि सपोज को आप बिजनेस करने बैठे हो तो सबसे पहले हमें हमारे अकाउंटेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करने हैं। अब वो आइडेंटिफाई किस बिहाफ पे करेगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं जो कि मॉनेटरी नेचर के हैं। मॉनेटरी नेचर इन द सेंस ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें पैसे का लेन देन हुआ है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को उसे बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जिनमें पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हमारा अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करेगा इनको, और जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब देखिए जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आप अकाउंटेंट को उसका प्रूफ भी रखना पड़ता है। सपोज करिए आपने कहीं से माल खरीदा, ठीक है, ठीक है, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, ये तो क्लियर हो गया, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। बट अकाउंटेंट के पास इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए कि भाई इसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब माल खरीदने के लिए उसके पास प्रूफ क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, जो परचेज ऑर्डर मिला है यानी कि जो परचेज स्लिप मिली है वही तो उसके पास प्रूफ है। तो इस तरह से यानी कि जो भी आइडेंटिफाई करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का उसके पास कह सकते हो सपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, जिससे ये क्लियर होता हो कि हाँ उसने ये बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को यानी कि इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ही हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो याद रखना, वे सभी डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कराने के लिए या उनको वेरीफाई कराने के लिए, मतलब उनके प्रूफ के तौर पर रखे जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहला प्रोसेस हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन का। अब दूसरा हमारा प्रोसेस होता है, भाई उसने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो दूसरा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बाउचर। ठीक है, अभी बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले वो बाउचर बनाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ के बाउचर बनाएगा। बाउचर कैसे बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की बिहाफ पर बनते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर पक्के बिल बनाएगा, वो पक्के बिल बनाएगा जिनको हम लोग बाउचर, आसान भाषा में कह सकते हैं बाउचर बोलेंगे। ठीक है, अब उसने बाउचर बना लिए। अब बाउचर बनाने के बाद क्या बोलेगा, मैंने इन चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप में समराइज करने की कोशिश की, आई होप आपको समझेंगे। तो पहले उसने आइडेंटिफाई किया, दूसरे नंबर पर उसने बाउचर बनाए। ठीक है, अब क्या करेगा, बाउचर से वो क्या करेगा, अपनी एंट्री करेगा अपने अकाउंट्स की बुक में। तो अकाउंट्स की पहली बुक कौन सी होती है, जर्नल, हम सभी जानते हैं। तो उसने जो बाउचर बनाए हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से उसने बाउचर बनाए, बाउचर से अब वो बना रहा है जर्नल में एंट्रियाँ। ठीक है, तो तीसरा प्रोसेस है हमारा रिकॉर्डिंग इन। तो अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, स्टेप 3 में उसने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करेगा, लेजर में, यानी कि देखो अभी तक क्या हुआ, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे सबको वो एक ही बुक में लिख रहा था, दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन भरे पड़े हुए हैं। किसी से माल खरीदा है तो जर्नल में लिखा है, बेचा है तो जर्नल में लिखा है, पैसा लिया है तो जर्नल में लिखा है, पैसा दिया है तो जर्नल, मतलब कुल मिला के सारे ट्रांजेक्शन A to Z होते हैं जर्नल में लिख लिए। अब वो क्या करेगा, हर एक ट्रांजेक्शन का एक अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाएगा, जो कि हम जानते हैं लेजर में जाके खोले जाते हैं। तो अब वो क्या करेगा, 4th नंबर स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, चौथे नंबर में वो लेजर अकाउंट बनाएगा। अब लेजर अकाउंट जब बन जाएंगे उसके बाद वो क्या बनाएगा, कह सकते हैं उसको ट्रायल बैलेंस बनाएगा। ठीक है, तो लास्ट और 5वां स्टेप हमारा होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जिससे कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल सिचुएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लग जाएगी।
तो फिर से मैं अगर समराइज़ करूँ, रिपीट करूँ, तो 5 स्टेप थे। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन। उसने पहले आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है या नहीं। सेकंड नंबर पे उसने किया वाउचर बनाए, ठीक है। थर्ड नंबर पे उसने क्या जर्नल में रिकॉर्ड किया सारे ट्रांजेक्शन को। फोर्थ प्रोसेस में उसने क्या फोर्थ स्टेप में जर्नल से लेजर अकाउंट बनाए, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में उसने ट्रायल बैलेंस बनाकर सभी जो है अकाउंट्स बना दिए, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए। तो ये 5वां और लास्ट स्टेप था। इस तरह से हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता लग गई। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। आई नो बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता होंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप बच्चों को पता सबको होता है, बट एक सीरियल जो होता है वो हम भूल जाते हैं कि किस सीरियल में क्या क्या होता है, ठीक है। पहले रिकॉर्डिंग आता है या पहले आइडेंटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि क्या एक प्रोसेस है। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर लिख लिया होगा। तो आइडेंटिफिकेशन, वाउचर, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर और रिकॉर्डिंग इन जनरल बुक्स, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स। फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। तो ये हमारी प्रोसेस पूरी होती है। अब गाइस जो हमारा अगला टॉपिक है इसी में वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किन किन बेसिस पे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप जब यूपीपीसीएल में भी पहुंच जाओगे तब भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इसका यूज़ वहाँ पे आपको होगा जब आप अकाउंट बनाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये हमारी आगे वर्क लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें पता होना चाहिए हमारी अकाउंट बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको 2 बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज़, पहला है हमारा कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। तो मैं बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ। कैश बेसिस क्या है? कैश बेसिस में क्या होता है, हमारे जब हम कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को, यानी कि बिजनेस की बुक्स में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिसमें या तो पैसा लिया गया है या दिया गया है, ठीक है। अगर हमें कहीं से कोई इनकम मिली है तो हम उसको बिजनेस में लिख लेंगे। डजंट मैटर है हमें वो इनकम हमारी कोई एसेट बेच के मिली है या फिर हमारी रेवेन्यू इनकम हुई, मतलब हमें हमारी सर्विस के बदले इनकम मिली, ये मैटर नहीं करता। बस पैसा मिला है तो हम लिख देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे एक्सपेंसेस भी वो लिख देता है, ये मैटर नहीं करता। हमने कोई नॉर्मल खर्चा किया है, ठीक है, या फिर कोई एसेट खरीदी है, ये मैटर ही नहीं करता। अगर पैसा गया है तो वो लिख देगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कैश बेसिस में वे सभी ट्रांजेक्शन लिख दिए जाते हैं जिनमें कैश या तो आ रही हो या जा रही हो, ठीक है। चलिए अभी इसके हम बाद में एडवांटेज की भी बात करेंगे, पहले हम एक्रूवल बेसिस को जान लें। एक्रूवल बेसिस की बात करें तो एक्रूवल बेसिस में क्या होता है, मेनली हमारा अकाउंटेंट जो होता है, जनरली हम लोग अगर देखें, अगर रियलिटी की बात करें तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो की जाती है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा अप्रूव्ड की गई है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं एक्रूवल बेसिस, तो बात करें एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्योंकि मेनली हमें यही फॉलो करना होती है। तो पहले मैं इसको बुक की लैंग्वेज में एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसको अपने शब्दों में बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, इसमें मैंने लिखा है कि अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और एक्रूड। अकाउंटिंग की इस बेसिस के अंदर हम बिजनेस में इनकम को लिख लेते हैं जब हमने उसको अर्न किया है या हमारी इनकम अभी अर्न तो कर ली बट मिली नहीं हमें, एक्रूड है। कुल मिला के आसान शब्दों में कहूँ, अगर हमने सपोज को कोई सर्विस दी, तो सर्विस देते ही, भाई सर्विस दे दी मतलब हमने अपनी इनकम अर्न कर ली है ना, तो हम उसको अपनी पुस्तकों में लिख लेंगे कि हमें इतने रुपए की अर्निंग हुई। ये मैटर नहीं करता है कि हमें पैसा वो मिला है या नहीं मिला है, अभी मिलेगा अगले साल मिलेगा, ये मैटर ही नहीं करता है। भाई कमाई तो हमने इस साल है ना, इनकम हमने जनरेट तो इस साल की है, फिर इस साल जनरेट की है, तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम उसे इसी साल की बुक्स में लिखेंगे। ये मैटर नहीं करता वो कि पैसा कब मिलेगा हमें, ठीक है। सेम कहानी एक्सपेंस के लिए भी होती है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन दे आर इनकर्ड और कैश इज पेड फॉर देम। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैं आसान भाषा में बताऊं तो किसी भी खर्चे को हम बुक्स में उसी समय लिख देंगे जब वो खर्चा इनकर किया गया है। सपोज कर लो हमने आज किसी पर्सन से कोई सर्विस ली, कोई माल लिया, कोई गुड्स परचेज किया, तो भाई हमें वो पैसा आज की डेट में हम उसके देनदार हो गए ना, तो हम आज की ही डेट में उसे अपना खर्चा मानते हुए अपनी बुकों में लिख देंगे, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि पैसा हम उसको आज देंगे या आने वाले ईयर्स में देंगे या आने वाले मंथ्स में देंगे, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने कोई सर्विस आज ली है तो आपको उसका पैसा आज ही देना पड़ेगा, और तो उसको आपको उसकी एंट्री आज ही अपनी पुस्तकों में करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब गाइस हम जल्दी से बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। हमारी जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके क्या एडवांटेज हैं और
हमारी जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके क्या एडवांटेज है, ठीक है। चलिए जल्दी से बात करते हैं। पहले एडवांटेज की बात करें हम कैश बेसिस की, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट लिख रहा है दिस बेसिस सिंपल रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइड। तो यार कैश बेसिस ऑब्वियस सी बात है बहुत सिंपल है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल होती है, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम सिंपल सा है, जो अगर पैसा आया तो लिखेंगे, पैसा गया है तो लिखेंगे। तो पहला इसका पॉइंट ये है एडवांटेज कि ये बहुत सिंपल होती है, सरल होती है और रियलिस्टिक होती है, मतलब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें कोई किसी भी तरह का अंदाज़ा लगाने की या अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो है निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, बिजनेसमैन अंदाज़ा लगाता है कि यार हमने का 10,000 का माल बेचा है तो आने वाले टाइम में इस बंदे से कितना पैसा मिलेगा, 9,000 देगा या 8,000 देगा, मतलब वो अंदाज़ा लगा रहा होता है, उसी हिसाब से एंट्री करता है। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमें अंदाज़ा लगाने की जरूरत ही नहीं। हमने अगर आज 10,000 का माल बेचा है तो 10,000 हमारे पास जब आएगा तो लिख देंगे तुरंत हम, ठीक, मतलब अगर 10,000 रुपये तुरंत आ गया होगा तो हमने लिख दिया होगा। तो कुल मिला के हम लोग सेकंड इसका एडवांटेज ये बोलेंगे कि इसमें पर्सनल जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमें किसी भी प्रकार का एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किससे भविष्य में कितना मिलेगा, क्योंकि हमें तो तुरंत ही मिल जा रहा है, जिसका देना है तुरंत दे देंगे। तीसरा है इट इज सुटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस जो है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन इंटरप्राइजेस के लिए या ऐसी संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है जहाँ पे अधिकतर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश में ही होते हैं, नगद में होते हैं, जहाँ पे उधारी के ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं। तो ऐसी संस्थाओं में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब बात कर लें हम लोग अगर इसके डिसएडवांटेज की, तो यार इसका डिसएडवांटेज ये है, देखो इट डज़ नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई आप केवल नगद वाले ट्रांजेक्शन लिख रहे हो तो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में उधार में हुए वो तो आप, तो जब आप उधारी वाले ट्रांजेक्शन छोड़ दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप साल भर में जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसमें से आधे ले रहे हो, आधे छोड़ दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, इट वुड नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन। ये आपकी वित्तीय स्थिति की सही जो है सही परिस्थिति को नहीं बता पाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। तो इसका पहला साइड बैक है, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को नहीं फॉलो करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, उम्मीद है हम सबको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैं बताऊंगा नहीं, उम्मीद है सबको पता है, ठीक है, मैं रिवाइट नहीं करूँगा। तो सिंपल भाषा में इतना बता रहा हूँ कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात ये गलत हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं फॉलो किया जाएगा। तीसरा है देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट में आइदर बी डिलेड और मेड अर्ली एंड सिमिलरली इनकम्स में बी पोस्टपोन और कलेक्टेड अर्ली। कुल भाषा में, कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि कैश बेसिस में क्या होता है, अकाउंट्स को वायोलेट करने की, मतलब उसके जो है चेंज करने की जो एंट्रियां हैं, जो लेखे हैं, उनको अपने पर्सनल मोटिव से अकाउंटेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और उसको ना कह सकते हो उसमें धोखाधड़ी की या जालसाजी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुद्ध भाषा में इतना कह सकते हो। चलिए तो 3 क्लियर हो गया। पहला ये है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं दिखाएगा अच्छे से। दूसरा ये है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता है। तीसरा ये है कि इसमें धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके एडवांटेज की बात करें, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में साल भर में नगद में हो रहे हैं हम वो भी लिख रहे हैं, जो उधार में हो रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ से हमें बिजनेस की सही स्थिति देखने को मिलती है। तो इसका पहला एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस की सही वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, सही लाभ एवं हानि को दर्शाता है ईयर वर्ष के अंत में। तो इस प्रकार ये इसका एडवांटेज है। दूसरा है इट फॉलोज अ मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें हमारे करंट ईयर से जुड़े हुए सारे खर्चे और इनकम ली जाती हैं, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल यही तो कहता है कि वर्ष के दौरान हमें जितने भी वो सभी खर्चे और इनकम जो हमारी करंट ईयर से संबंधित हैं हम बुक्स में दिखाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक, ये इसका एडवांटेज है। तीसरा है देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन एक्रूअल बेसिस। शुद्ध भाषा में हम इतना कह सकते हैं कि ये जो है इसमें चूंकि हम सारे ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हैं, जो नगद में हो रहे हैं, उधार में हो रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, तो इससे हमारे जो डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है। लगभग जो है प्रॉफिटों में बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है और हमारे प्रॉफिट जो है सही सही हमें दिखाई देते हैं।
अगला पॉइंट इसका ये भी एडवांटेज है, इसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, आयु आपको इतना तो पता होगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम क्या होती है। ठीक है, चलिए अगला इसका है, इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट 2013। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसको कंपनी एक्ट 2013 की मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कंपनी को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एडवांटेज है क्योंकि ये फुली अप्रूव्ड है। लिमिटेशन की बात करें, इट इज़ नॉट अ सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग इसकी बात करें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये उसकी तुलना में सिंपल नहीं है, ये थोड़ी सी कठिन है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसका दूसरा लिमिटेशन है, इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ एस्टिमेट एंड जनरल एस्टिमेट। तो देखो यार, एक्रूवल बेसिस में हमारे अकाउंटेंट को ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि जैसे मैंने ये बताया कि अगर माल उधार बेचा है किसी को 1 लाख का, तो वो आने वाले समय में हमें 1 लाख पूरे देगा या 90,000 देगा या 80,000 देगा, कुल मिला के उसे एस्टिमेट करना पड़ता है। ठीक है, एस्टिमेट कैसे करेगा, अपने पर्सनल जजमेंट के बिहाफ पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें हमारे जो है हमें एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एस्टिमेट बनाने पड़ते हैं और हमें पर्सनल जजमेंट भी लेने पड़ते हैं कि वहाँ से लगभग कितना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कुछ ड्रॉबैक्स है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स मैंने जो एडवांटेज बताए हैं, डिसएडवांटेज बताए हैं, सब पॉइंट वाइज नोट किए होंगे। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी अगर आप अभी से नोट्स बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। हमारा चौथा चैप्टर जो था ये बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग बेस को और अकाउंटिंग जो है बेसिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग बेसिस, सिर्फ 2 ही चीज़ों को डिस्कस किया गया है अकाउंटिंग के हमारे चौथे चैप्टर में, जो कि आज मैंने दोनों बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करने की तो मैं नहीं बोलूँगा और लाइक शेयर करने के लिए, अगर आपको लगे अच्छा था, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ कर देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के बीच रहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहिए।